गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमारे इसमें पूरे 20 साल के PYQ नीट के कवर हो जाते हैं और नोट्स का लिंक आपको मिल जाएगा बायो में। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ये हमारा दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर और ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजिया। ये हो गया हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया। और हमारे एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। 1 2 3 4 एंथर के अंदर होते हैं 4। ये नीट का क्वेश्चन पूछ चुके हैं। और ईच एंथर हैज़ 2 लोब्स, लोब 1 एंड सेकेंड लोब, एंड ईच लोब हैज़ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। ये भी हमारा नीट का क्वेश्चन पूछ चुके हैं। और इसमें 2 लोब्स होती हैं, इसलिए इसको डाइथीकस बोलते हैं। और इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, इसलिए इसको 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। आफ्टर दैट ये माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो जाता है इन पोलन सेक्स। और ये सेक्स का मतलब होता है थैला, थैले के अंदर। पहले हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया हमने बाहर निकाल लिया, उसके बाद ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो जाता है इन पोलन सेक्स। ये माइक्रोस्पोरेंजिया की 4 लेयर्स होती हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया की 4 लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं टेपिटम, और आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर हो जाती है हमारी एपिडर्मिस। ये सब मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करूँगा, ये मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। आउटर मोस्ट लेयर हो गई एपिडर्मिस, उसके अंदर होती है एंडोथीसियम, उसके अंदर हो जाती है हमारी मिडिल लेयर। इसका सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं नीट में। और इनर मोस्ट लेयर हो जाती है हमारी टेपिटम। और ये आउटर मोस्ट 3 लेयर्स के फंक्शन होते हैं टू प्रोटेक्शन एंड डाइसेक्शन ऑफ एंथर। डाइसेक्शन ऑफ एंथर, डाइसेक्शन का मतलब होता है एंथर का फट जाना। और ये टेपिटम का काम होता है। टेपिटम होती है हमारी इनर मोस्ट लेयर, और टेपिटम का काम होता है प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर पोलन ग्रेन्स। नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ताकि पोलन ग्रेन्स डेवलप हो सकें। और ये लिखा है हमारे नोट्स में एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब, मतलब 2 लोब हो गए, विद ईच लोब हैविंग 2 थीका, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डाइथीकस। Transverse section of anther. Anther is 4-sided tetragonal structure consisting of 4 microsporangia located at corners. ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। एंड 2 in each lobe, मतलब एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो 2 लोब में कितने हो जाएंगे? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होने के बाद बन जाते हैं पोलन सेक्स। उसके बाद ये माइक्रोस्पोरेंजिया की 4 लेयर्स दे रखी हैं। सबसे आउटर मोस्ट हो गई एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके अंदर मिडिल लेयर, और सबसे अंदर होती है टेपिटम। टेपिटम इनर मोस्ट लेयर फॉर नरिशमेंट एंड डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। और बाहर की तीनों लेयर्स का क्या काम होता है? प्रोटेक्शन एंड डाइसेक्शन ऑफ एंथर। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। ये हमारा स्टेमेन होता है, और ये स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। ये हमारा ऊपर एंथर हो गया। फिलामेंट वो स्टॉल्क होती है जो कनेक्ट करती है एंथर को दूसरे पार्ट से। फिलामेंट वो मतलब एक धागे जैसा स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट कर रहा है एंथर को उसके प्रोमॉक्सियल एंड से। ये दे रखा है हमारा स्टेमेन, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉल्क कॉल्ड फिलामेंट एंड बाइलोब्ड एंथर। The promoxial end of the filament is attached to the thalamus and petal of the flower. और ये कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जो सारा रिप्रोडक्शन ख़त्म होने के बाद जो हमें मिलता है उसको बोलते हैं फ्रूट्स एंड सीड्स। और हमारा ये सारी चीज़ें रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें मतलब डेवलपमेंट, ये होता कहाँ पे? ये होता है फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब फ्लावर्स में हो जाता है। और मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल का क्या होता है? एंड्रोशियम, और फीमेल का होता है जिम्नोशियम। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ये। और एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ वॉर्ल ऑफ स्टेमन, मतलब बहुत सारा स्टेमन का गुच्छा होता है एंड्रोशियम के अंदर।
उसके बाद हमारा आता है इसका सीक्वेंस। ये सीक्वेंस भी मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए, ये नीट में एक बार पूछा जा चुका है लगभग 4 साल पहले। सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गई एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम मिडिल लेयर, सबसे इनर मोस्ट हो गई टेपिटम। उसके बाद ये हम लोगों ने देख चुके हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे इसके बीच में एक स्ट्रक्चर और होता है, इसको बोलते हैं होमोजीनियस स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्पोरोजीनस टिश्यू, प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एंथर। compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue present at the center of microsporangia। और एंथर को मैं आपको बता ही चुका हूँ, एंथर जब मेच्योर हो जाता है और डिहाइड्रेट हो जाता है तो वो बन जाता है पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स को बोलते हैं हम लोग मेल गैमेटोफाइट्स। अब हम पढ़ते हैं पॉलन ग्रेन्स के बारे में। ये है 25 से 50 माइक्रोमीटर में, 25 से 50 माइक्रोमीटर में इसका साइज़ होता है। और ये याद रखिएगा यहाँ पे माइक्रोमीटर है, एग्ज़ाम में यूएम और भी बहुत सारी चीज़ें सेंटीमीटर मीटर दे सकते हैं, पर यहाँ पे माइक्रोमीटर है, ये आपको याद रखना है। और ये साइज़ में है, उस ऊपर से ये किसके टर्म्स में मेज़र किया गया है, डायामीटर के टर्म्स में मेज़र किया गया है। और जो हमारी पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो लेयर होती है आउटर मोस्ट लेयर, उसको बोलते हैं हम लोग एक्साइन। एक्साइन बनी किससे होती है, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। इसी वजह से हम इसको एज अ फॉसिल फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिग्रेड नहीं होती है किसी भी चीज़ तक। ये लिखा हुआ मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब ये कभी इसको कोई भी मटेरियल डिग्रेड नहीं कर सकता, ख़त्म नहीं कर सकता। उसके बाद ये लिखा हुआ नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन। और इसकी ये दो खासियत एनसीईआरटी में दे रखी हैं, इट विद स्टैंड विद हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली एसिड्स। अगर ये कभी भी पॉलन ग्रेन हमारा डिग्रेड हो जाता है, इसका मतलब जहाँ पे वो एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स के अंदर स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम लोग जर्म पोर। ये मैंने स्टार पॉइंट लिख रखा है, स्टार पॉइंट मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। वेयर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट, उसको बोलते हैं जर्म पोर। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व फॉसिल्स ड्यू टू स्पोरोपोलेनिन। इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज कॉल्ड इंटाइन। अंदर की वॉल होती है उसको बोलते हैं हम लोग इंटाइन। और वो कैसी होती है, थिन एंड कंटिन्यूस। थिन मतलब पतली होती है और लगातार कंटिन्यूस होती है। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैकेटिन, सेल्यूलोज से बनी होती है और पैकेटिन से बनी होती है। उसके बाद आ जाते हैं हम पॉलन ग्रेन्स के अंदर भी 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो बड़ा होता है और अबंडेंट इन फूड रिजर्व में बड़ा होता है, और लार्ज इन इर्रेगुलर इनकॉन्सिपियस न्यूक्लियस, मतलब इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है, बिग होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व्स, और लार्ज इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है उसके अंदर। और जो जनरेटिव सेल होता है वो छोटा होता है और वेजिटेटिव सेल के ऊपर फ्लोट करता है, स्मॉल फ्लोट्स ऑन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। और जनरेटिव सेल के अंदर स्प्लिंडल शेप्ड डेंस साइटोप्लाज्म, स्प्लिंडल शेप्ड डेंस साइटोप्लाज्म, जो स्प्लिंडल शेप है वो साइटोप्लाज्म की बता रखा है। एंड अ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है, इसका मतलब ये है। और इन दोनों में डिफरेंस हमको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा करते हैं कि लिख देते हैं जनरेटिव सेल, पर उसमें फीचर्स वेजिटेटिव सेल के लिखे हुए होते हैं। in 60% of angiosperm pollen grains are shed at 2 celled stage, मतलब 2 celled stage जैसे ही इसकी होगी ये झड़ जाएगा, या फिर जैसे हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन में पार्ट ले लेगा, जाइगोट फॉर्म कर लेगा, उसके बाद आगे के स्टेप्स होते चले जाएंगे। और रिमेनिंग स्पीशीज ऑफ जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड एंड गिव राइज टू 2 मेल गैमेट्स बिफोर पॉलन शेड एट 3 सेल्ड स्टेज। मतलब ये हो गया कि 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन शेड होता है, 60 वो 2 सेल्ड स्टेज पे, और बचे हुए 40% में हमारा पॉलन ग्रेन शेड होता है एट 3 सेल्ड स्टेज। उसके बाद पॉलन ग्रेन्स कॉज एलर्जीज एंड ब्रोंचियल अफेक्शंस, मतलब ये हमारा डीमेरिट है पॉलन ग्रेन से ह्यूमन को क्या क्या नुकसान है, लीडिंग टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। और कैरेट का ये बायोलॉजिकल नेम है पार्थेनियम। ये चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, खासकर ये वाली, ये भी पूछी जाती हैं, ये भी पूछ चुके हैं।
और पोलन ग्रेन्स के बारे में दे रखा है, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिशंस, मतलब न्यूट्रिशंस में रिच होते हैं। और ह्यूमन यूज़ कैसे करते हैं, पोलन टैबलेट्स आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स, यहाँ पे ये टैबलेट लिखा हुआ है, पोलन टैबलेट्स आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप्स भी होते हैं और टैबलेट्स भी होती हैं। और पोलन ग्रेन्स का मतलब अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, पोलन कंजप्शन इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्स, मतलब एथलीट का परफॉर्मेंस बढ़ा देता है, और रेस हॉर्स तो वो तो दौड़ते ही हैं तो उनका भी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाता है। पोलन वेएबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, मतलब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है कि पोलन जब शेड हो गया, मतलब जब एंथर से निकल गया, उसके बाद वो कितनी देर तक ज़िंदा रहेगा, मतलब कब तक वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है। सम लूज़ वायबिलिटी इन 30 मिनट्स, ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, मतलब दालें, क्रिल्स दे रखे हैं, दालें जैसे राइस और वीट। और सम मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक, मंथ्स तक ज़िंदा रह सकते हैं। ये उसकी 3 फैमिलीज़ दे रखी हैं, ये उसके एग्जांपल्स हो जाते हैं। उसके बाद पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड, मतलब पोलन ग्रेन्स को हम स्टोर कर सकते हैं किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन एट 196 डिग्री सेल्सियस इन पोलन बैंक्स के अंदर करते हैं। और ये नेगेटिव में है, मतलब माइनस का 196 डिग्री टेम्परेचर चाहिए हमें इसको स्टोर करने के लिए। ये क्वेश्चन तो जब मैंने नीट दिया था तब भी पूछा गया था। और जिम्नोशियम मतलब जैसे वो बोलते हैं ना हम लोग, जिम्नोशियम जैसे हम बोलते हैं ना कि गायनेकोलॉजिस्ट, मतलब वो लड़कियों की या औरतों की डॉक्टर, उसी तरीके से आपको याद करने में आसानी होगी। जिम्नोशियम कंसिस्ट ऑफ पिस्टल, मतलब ये जिम्नोशियम हो गया हमारा क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और भैया फीमेल है तो इसके पास पिस्टल होगी तो डरना भी पड़ेगा, इसीलिए मेल डरते हैं क्योंकि फीमेल के पास पिस्टल है। ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट्स, एक पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं और उनके फंक्शंस भी लिख रखे हैं यहाँ पे। स्टिग्मा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, मतलब जो स्टिग्मा होता है उस पर आके पोलन ग्रेन गिरता है, उसके बाद बाकी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स शुरू हो जाते हैं। स्टाइल, इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा के नीचे जो हमारा पार्ट होता है उसको बोल देते हैं स्टाइल। ओवरी बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करने की अभी मैं आपको डायग्राम से भी समझा दूंगा। इनसाइड द ओवरी इज़ एन ओवरियन कैविटी, ओवरी के अंदर ओवरियन कैविटी होती है, उसको बोलते हैं लॉक्यूल। और जो हमारे प्लेसेंटा इज़ लोकेटेड इनसाइड ओवरियन कैविटी, ओवरियन कैविटी के अंदर हमारी प्लेसेंटा लोकेटेड होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये स्टिग्मा हो गया क्या, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आके पोलन ग्रेन हमारा गिरेगा, उसके बाद फिर ये पोलन ग्रेन इसमें पोलन ट्यूब के थ्रू नीचे जाएगा, फिर ये पहुँच जाएगा ओवरी में। फिर यहीं पे सारे इवेंट्स होना शुरू हो जाएंगे। वैसे हमारा होता है फ्लावर के अंदर किसमें, फिर ये यहाँ पे ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर दे रखा है, फिर आगे ये स्टिग्मा पे गिरेगा, उसके बाद ये बीच में स्टाइल से होते हुए फिर ये ओवरी के अंदर आएगा। और स्टाइल के अंदर कैसे घूमेगा, विद दी हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब। अब ये आ गया हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया को कॉमनली क्या बोलते हैं, ओव्यूल। क्वेश्चन में ये भी दे सकते हैं, जैसे ओव्यूल की जगह माइक्रोस्पोरेंजिया लिख दिया तो आप समझ जाइएगा कि वो ओव्यूल बोल रहे हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी, एक ओवरी के अंदर कितने ओव्यूल्स होते हैं, अगर उसके अंदर एक ओव्यूल है तो उसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे वीट, पैडी, मैंगो। और अगर बहुत सारी ओव्यूल्स हैं तो उसका हो जाएगा पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्चिड्स। ये एग्जांपल्स पूछ चुका है। ओव्यूल अटैच टू प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉल कॉल्ड फुनिकल, ये वाला स्टार पॉइंट मैंने बना रखे हैं, ये भी पूछ चुका है कि प्लेसेंटा किससे कनेक्टेड होता है, तो उसको बोलते हैं एक स्टॉल होता है, मतलब धागा टाइप का, बीच में एक डंडा रख देते हैं, जैसे यहाँ से ये कनेक्ट करना है तो बीच में डंडा रख दिया, यहाँ से ये इधर कनेक्ट हो गया और बाकी का मेरे हाथ से कनेक्ट हो गया, तो उसको बोल दिया। उसके बाद बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फुनिकल इन द रीजन ऑफ हाइलम, मतलब हाइलम रीजन में, हाइलम जो रीजन होता है उसके अंदर ये फ्यूज़न होता है। और हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फुनिकल, ये मैंने OFF लिख रखा है ताकि आप याद कर सकें, ये सारी ट्रिक्स भी लिख रखी हैं बीच बीच में। ओव्यूल और फुनिकल के बीच में हाइलम क्या है, हाइलम वो जंक्शन है जो रिप्रेजेंट करता है बिटवीन ओव्यूल एंड फुनिकल। Each ovule has 1 or 2 protective envelope called integuments.
1 और 2, मतलब एक भी हो सकता है या दो भी हो सकता है। अगर एग्ज़ाम में पूछे तो आप दो ही लगाइएगा। और चेलेजा एंड रिप्रेजेंट द बसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। चेलेजा एंड जो होता है, मतलब जो मोटा वाला एंड होता है नीचे का, वो क्या करता है, रिप्रेजेंट बसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। फीमेल गैमेटोफाइट होता है एम्ब्रियो सैक। फीमेल गैमेटोफाइट होता है हमारा एम्ब्रियो सैक और मेल गैमेटोफाइट होता है पोलन ग्रेन्स। द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगा स्पोर। सिंगल मेगा स्पोर, जो मेगा होता है वो जनरली यूजली हम यूज़ करते हैं फॉर फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये फीमेल का जो स्पोर है और एक फीमेल का जो स्पोर है उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। उसके बाद जो हमारा उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल्स का, वो आप समझ लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर का कैसा है, 6 आउट ऑफ 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाई सेल वॉल। मतलब टोटल 8 सेल्स होते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, उसमें से 6 सेल वॉल के थ्रू कवर्ड होते हैं। और रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। मतलब जो सेल वॉल से कवर्ड नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग पोलर न्यूक्लियाई। आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन सेंट्रल सेल। सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन सेंटर सेल। और ये यहाँ पे क्या लिखा है, बिलो। और डायग्राम में दे रखा है, जो एनसीईआरटी में डायग्राम है उसमें ऊपर बना रखा है, पर हम मानते वो हैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ होता है, तो इसको बिलो ही मानेंगे। अगर एग्ज़ाम में अगर किसी असर्शन रीज़न या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जाए तो हम बिलो वाले को ही कंसीडर करेंगे कि वो ठीक है। अब ये आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसमें ये दे रखा है एग एपरेटस। एग एपरेटस किस किस चीज़ से मिलके बनता है, तो एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। 2 सिनर्जिड से 1 एग सेल से। सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फुजीफॉर्म एपरेटस। जो माइक्रोपाइलर टिप पे है, हमारे माइक्रोपाइलर टिप पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कौन सी टिप पे, माइक्रोपाइलर टिप पे होता है, उसको बोलते हैं फुजीफॉर्म एपरेटस। और फुजीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या होता है, गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। मतलब एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे ये, तो ये इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी जो प्रोसेस चल रही है उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। गाइड्स द पोलन ट्यूब एंट्री इन द सिनर्जिड्स। उसके बाद 3 सेल्स एट चेलाजा एंड इज कॉल्ड एंटीपोडल। जो चेलाजा एंड है मोटा वाला, उस पर जो 3 सेल्स प्रेजेंट हैं उसको बोलते हैं एंटीपोडल्स। टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो एट मेच्योरिटी थ्रू 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। और उसमें एग्ज़ाम में आपको ऐसे कंफ्यूज करता है, न्यूक्लिएट इधर लिख देगा मतलब 7 न्यूक्लिएट बोल देगा, या 8 न्यूक्लिएट बोल दे। 8 न्यूक्लिएट बोलेगा तो ठीक है, अगर उसने 7 न्यूक्लिएट बोल दिया तो वो आपको कंफ्यूज करने की वो कर रहा है। तो इसकी ट्रिक है, आप एक चीज़ याद कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। जैसे 87 सेल्ड, मतलब 7 वाला क्या हो गया, सेल्ड, और 8 वाला क्या हो गया, न्यूक्लिएट। एक और तरीका है इसको याद करने का, जैसे ये 8 न्यूक्लिएट है तो ये 8 हो गया, और इसमें वर्ड्स कितने हैं, इसमें न्यूक्लिएट में भी वर्ड्स हो गए 8, तो ये हो गया 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। ये भी पूछ चुके हैं, यहाँ पे मैंने स्टार मार्क कर दिया है। उसके बाद हम आते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन तो आपको पता ही होगा, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। मतलब एंथर से स्टिग्मा पे जो पोलन ग्रेन्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। और ये सब कहाँ होता है, एट पिस्टिल। ये 3 तरीके की है, इसमें से एक तो पूछी ही जाती है। जैसे हमारे पहले पे आते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मतलब ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। मतलब सेम फ्लावर में ही रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कंप्लीट ऑटोगैमी इज़ रेयर, मतलब कम्प्लीटली सब सारी ऑटोगैमी हो, ये रेयर होता है बहुत, पर चांसेस कम होते हैं, और हो नहीं होता है वैसे जनरली, पर एनसीईआरटी में दिया है तो हम मान लेते हैं। ऑटोगैमी रिक्वायर्स सिनक्रोमी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा। मतलब एक ही टाइम पे पोलन रिलीज़ हो और एक ही टाइम पे स्टिग्मा मैच्योर हो, तभी पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन, अगर ऑटोगैमी में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है, मतलब खुद के फ्लावर में ही सारा काम हो रहा है, एक ही फ्लावर में। और इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वॉयलिया, ऑक्सैलिस एंड कमिलिना।
इसको ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक से, जैसे VOC लिख लिया। और ऑटोगैमी दो तरीके की होती है, चेस्मोगैमस फ्लावर सिमिलर टू द फ्लावर ऑफ अदर स्पीशीज़ विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। जो फ्लावर होता है ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम स्पीशीज़, मतलब फ्लावर सेम स्पीशीज़ का होता है विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। मतलब एक्सपोज मतलब बाहर को निकला हुआ होता है, एंथर और स्टिग्मा बाहर को निकले हुए होंगे तो हवा चलेगी तो आराम से पॉलिनेशन हो जाएगा। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, मतलब फ्लावर है वो हमारा बंद ही रहता है, जो भी होगा अंदर ही होगा। और जो ऊपर चेस्मोगैमस है उसमें दो फ्लावर हैं, ये खुले हुए हैं, तो इनमें आपस में भी हो सकता है। वैसे क्लिस्टोगैमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल इनवेरली ऑटोगैमस, मतलब इसको ऑटोगैमस फिर क्यों बोलते हैं जब दो फ्लावर अलग अलग भी हो सकते हैं। देयर इज़ नो चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलन लैंडिंग इन स्टिग्मा, मतलब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं सकती है क्योंकि फ्लावर हमारा बंद है। निकलेगा तो तब ना जब ये खुलेगा, ये खुल ही नहीं रहा है, ये बंद है, तो सारी चीज़ें अंदर ही हो जाती हैं इसके। हैंस क्रॉस पॉलिनेशन ऑन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा इज़ नॉट पॉसिबल। प्रोड्यूस अ सर्ट सेट ऑफ सीड्स इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। तो पॉलिनेटर की ज़रूरत तो हमें तब पड़ेगी ना जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पॉलन ग्रेन पहुंचाना हो। इसमें तो फ्लावर ही नहीं खुल रहा है तो सारी चीज़ें अंदर ही होंगी, और जो इसके लास्ट में हमें मिलता है उसमें सीड्स जो मिलती हैं एज अ रिवॉर्ड हमें मिल जाती हैं। और जीटनोगैमी, अब आते हैं हम लोग जीटनोगैमी, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, मतलब एक ही प्लांट के एक फ्लावर से लेके दूसरे फ्लावर पे हमें पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करना है। और जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने स्टार लगा दिया है, जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, मतलब जेनेटिकली ये ऑटोगैमी जैसा ही होता है। और ये थर्ड है जीनोगैमी, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाता है। इट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा, मतलब डिफरेंट टाइप का पॉलन ग्रेन्स ये लेके आता है। तो इसमें हमें जीटनोगैमी और जीनोगैमी में फ़र्क पता करना है। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, मतलब जेनेटिकली डिफरेंट होता है। और ये कैसा है, जीटनोगैमी जेनेटिकली सिमिलर, ये सिमिलर है और ये वाला डिफरेंट है। ये हमारा हो गया ये टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। प्लांट्स यूज़ बायोटिक, यानी कि जिंदा एजेंट्स जो यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया एनिमल्स, और ये मेजॉरिटी जो है वो बायोटिक एजेंट्स ही यूज़ करते हैं। उसके बाद ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग, विंड एंड वाटर माइनरली यूज़, मतलब जो हल्का बहुत थोड़ा बहुत यूज़ होता है, वैसे ज़्यादातर बायोटिक यानी कि जिंदा वाला यूज़ होता है। विंड पॉलिनेशन जो होता है रिक्वायर्स पॉलन ग्रेन टू बी लाइट एंड नॉन स्टिकी, जब लाइट और नॉन स्टिकी होगा तभी तो हवा से उड़ के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर या मतलब दूसरी जगह तक जा सकता है। और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन एंड लार्ज ऑफ्टन फेदरी स्टिग्मा, मतलब गुच्छेदार स्टिग्मा होनी चाहिए और बाहर को निकली हुई होनी चाहिए, ताकि जब पॉलन ग्रेन हवा से उड़ता हुआ आए तो वो उसको ट्रैप कर ले, इसीलिए ये ऐसा है। उसके बाद विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होता है। ये किसका फंक्शन है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का। ये पूछ चुके हैं, ये सिंगल ओव्यूल वाला पूछ चुके हैं। सिंगल ओव्यूल किस में होता है, विंड पॉलिनेटेड वाले में होता है। और विंड पॉलिनेशन का एग्जांपल ग्रासेस होता है, क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। वाटर पॉलिनेटेड बाई पॉलिनेशन बाई वाटर इज़ क्वाइट रेयरर, मतलब वाटर से पॉलिनेशन बहुत कम होता है इन फ्लावरिंग प्लांट्स। लिमिटेड टू 30 जेनरा, मतलब खाली 30 जेनरा तक लिमिटेड है ऑफ मोनोकोटलेडोन्स, और ये 30 जेनरा भी हैं किसके, मोनोकोटलेडोन्स के। वाटर इज़ अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मेल गैमीटोफाइट अमंग लोअर प्लांट्स, और ये हमारा जो वाटर है वो लिमिटेड 30 जेनरास तक है। उसके बाद ये छोटे जो लोअर प्लांट्स होते हैं, मतलब जो कम डेवलप प्लांट्स होते हैं, जैसे कि एल्गाई, ब्रायोफाइट, पेट्रीडोफाइट्स होते हैं, उनमें भी ये काम होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग वाटर पॉलिनेटेड में। जो एग्जांपल्स हैं वाटर पॉलिनेटेड के वो हमें अलग अलग याद रखने। फ्रेश वाटर में क्या आ गया, ब्रेसिनीरिला एंड हाइड्रिला। और मराइन वाटर में क्या आता है, सी ग्रासेस। कौन से हैं, वाटर पॉलिनेटेड।
उसके बाद इंसेक्ट एंड विंड पॉलिनेटेड, मतलब ये जो दोनों से पॉलिनेट होते हैं, इंसेक्ट से भी होते हैं और विंड से भी होते हैं। उसके एग्जांपल क्या हैं? वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इनके नाम में वाटर है तो ये वाटर से पॉलिनेट होंगे, उल्टा होता है इसमें। जो सी ग्रासेस का एग्जांपल हमने पढ़ा था, ये जैसे हमारा कहाँ गया, ऊपर हमने जो पढ़ा था सी ग्रासेस का, उसमें फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज इनसाइड द वाटर। ये जो होता है हमारा सी ग्रासेस पानी के अंदर ही रहता है, उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स फ्लोट करते हुए आते हैं थ्रू वाटर करंट, उसके बाद पॉलिनेशन हो जाता है। मतलब पानी के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकलता है। अगर जैसे समुद्र है तो उसके अंदर ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये क्या है? पॉलन ऑफ सच स्पीशीज़ आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे आर कैरीड पैसिवली इनसाइड वाटर। तो कैसे होते हैं ये फंक्शंस हैं किसके? जो वाटर पॉलिनेशन हो रहा है इनसाइड वाटर, सी ग्रासेस के अंदर जो वाटर पॉलिनेशन हो रहा है पानी के अंदर, उसके लिए कैसे हमें वो पॉलन ग्रेन्स चाहिए? हमारे पॉलन ग्रेन्स होने चाहिए लॉन्ग होने चाहिए, रिबन लाइक होने चाहिए, लंबे और रिबन लाइक होने चाहिए, और दे आर कैरीड पैसिवली इनसाइड वाटर, मतलब पानी के फ्लो से हो जाता है। मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटनिंग बाय म्यूकोलेजिनस कवरिंग। जो उसको सूखने से बचाता है, कैसे बचेगा? तो उसके लिए हमारा नेचर प्रोवाइड करता है म्यूकोलेजिनस कवरिंग, मतलब वो पॉलन ग्रेन जो है वो हमारा ऊपर से कवर होता है ताकि वो ड्राई ना हो जाए या फिर वेट ना हो जाए। पर एनसीईआरटी में खाली वेटिंग लिखा हुआ है, मतलब वेट ना हो जाए, और वैसे होता ड्राई भी है। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। जब नेक्टर की ज़रूरत हमें वहाँ पे पड़ती है जहाँ पे बायोटिक एजेंट्स यूज़ हों, जैसे बटरफ्लाई हो गया, बीज हो गए, ये जहाँ पे यूज़ हो उन्हीं को नेक्टर देना पड़ता है। और विंड और वाटर में तो क्या अपने आप नेचर कर रहा है, तो इसको कोई रिवॉर्ड हमें नहीं देना पड़ता है। स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरल रिवॉर्ड्स प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स, और ये एग्जाम्पल है, इम्पॉर्टेंट है। फ्लोरल रिवॉर्ड्स मतलब जब कोई भी स्पीशीज़ पॉलिनेशन करा देती है तो उसको प्लांट बदले में क्या देता है? तो वो उसको कुछ एग्जांपल्स में करता है, जगह दे देता है अपने अंडे छोड़ने के लिए, और जब अंडे ग्रो हो जाते हैं तो उसमें से जो बेबी निकलता है वो उसको खाता भी रहता है, प्लांट को खाता भी रहता है, उसके सीड्स को। ये भी हो गया। उसके बाद जैसे इसका एग्जांपल है अमेरोफाइलस, 6 फीट इन हाइट, सबसे लंबा फ्लावर है ये। सबसे टॉलेस्ट पूछा जाए तो कौन सा है? अमेरोफाइलस, 6 फीट हाइट फ्लावर, टॉलेस्ट फ्लावर है ये, इसका एग्जांपल हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं पॉलिनेशन। बैट्स कॉमन पॉलिनेटर्स होते हैं, वो होते हैं कॉमन पॉलिनेटर्स। और एनिमल्स में क्या होता है? मतलब एनिमल्स के अंदर इंसेक्ट्स आर मेजर पॉलिनेटर, और उसके अंदर भी बीज, मतलब एनिमल्स हो गए हमारे एबायोटिक, उसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन कौन करता है? इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स में भी कौन से सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करते हैं? बीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करती हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज, कलरफुल एंड फ्रेगनेंट, रिच इन नेक्टर, मतलब उसकी खुशबू होती है ताकि पॉलिनेटर को पता चल जाए कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे फ्लावर है, क्या पॉलिनेशन कराना है। और जब पॉलिनेशन करा देता है तो उसको नेक्टर प्रोवाइड कर दिया जाता है। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर फ्लोरल रिवॉर्ड्स। ये क्वेश्चन पूछा गया कि फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, मतलब क्या फ्लावर प्रोवाइड करता है इनके लिए? तो नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर फ्लोरल रिवॉर्ड्स, मतलब ये फ्लोरल रिवॉर्ड्स की तरह दे दिए जाते हैं। ये हमारा आधा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। और इसका हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है मॉथ डिपॉजिट इट्स एग इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी एंड फ्लावर इन टर्म्स टू गेट पॉलिनेटेड बाई मॉथ। जो मॉथ होता है वो डिपॉजिट करता है उसके एग्स को लॉक्यूल ऑफ द ओवरी पे। ये लॉक्यूल मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पे होती है। फ्लावर इन टर्म्स टू गेट पॉलिनेटेड बाय मॉथ, मतलब मॉथ जो है वो इंसेक्ट है और यू का क्या है? प्लांट। मॉथ क्या कराता है? इंसेक्ट है तो कराएगा पॉलिनेशन। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर लगातार सेल्फ ब्रीडिंग होती रहेगी एक ही फ्लावर के अंदर तो वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन में चला जाएगा, मतलब उसके फंक्शंस अच्छे नहीं होंगे और वो अपनी जिस क्वालिटी के लिए जाना जाता है वो भी खो देगा। द फ्लावरिंग प्लांट्स में डेवलप्ड मैनी डिवाइस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को हटाने के लिए और इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाने के लिए। इसके वेज होती हैं, मतलब तरीके होते हैं कैसे प्लांट ये करता है।
आइदर द पोलन रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, मतलब पोलन पहले ही रिलीज हो जाता है जितने में स्टिग्मा मेच्योर होगा, मतलब स्टिग्मा के मेच्योर होने से पहले ही पोलन रिलीज हो गया, या फिर स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द पोलन रिलीज, मतलब स्टिग्मा पहले ही मेच्योर हो गया जब तक पोलन ग्रेन रिलीज हुआ। ये दो तरीके ये हो गए, मतलब एक ही तरीका है। फिर एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, मतलब एंथर और स्टिग्मा को अलग अलग पोजीशन पे रख देंगे। दैट पोलन कैन नॉट कम इन द विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, मतलब पोलन सेम फ्लावर पे पॉलिनेशन ना कर पाए इसीलिए। और ये जो 1 and 2 प्रिवेंट ऑटोगैमी, मतलब ये जो हमारे दो प्रोसीजर्स हैं ये क्या प्रिवेंट करते हैं, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी हम पीछे पढ़ चुके हैं। प्रिवेंट इन ब्रीडिंग बाई सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी, मतलब ये प्लांट की प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद का पोलन ग्रेन अपनी स्पीशीज़ का पहचान लेता है कि ये हमारा है या ये हमारा नहीं है। जेनेटिक मैकेनिज़्म है ये। प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, मतलब खुद ही के फ्लावर से या फिर दूसरे फ्लावर से खुद के प्लांट के, उसको प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन प्रोडक्शन, प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके पास या फिर स्टेमन होगा या फिर पिस्टिल होगी, दोनों में से एक चीज़ होगी, तो फिर वो सेल्फ पॉलिनेशन कर ही नहीं पाएगा। ये भी एक तरीका होता है प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन में। इसके एग्जांपल हो जाते हैं कास्टर एंड मेज। कास्टर एंड मेज मतलब हो गया मोनोशियस। प्रिवेंट ऑटोगैमी नॉट जीटनोगैमी, मतलब ऑटोगैमी तो प्रिवेंट करता है, जीटनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करता है। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम फ्लावर, ये कास्टर एंड मेज के ही एग्जांपल हैं। मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन सेम फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं क्या क्या, एग्जांपल्स हो गए कास्टर और मेज, इसको बोलते हैं मोनोशियस। और उसके बाद मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, मतलब जब अलग अलग प्लांट्स पे होंगे तो डायेशियस बोलते हैं इसको, यूनिसेक्सुअल होता है, डायेशियस यूनिसेक्सुअल इसको बोलते हैं। एग्जांपल हो गया पपाया। ये प्रिवेंट करता है बोथ ऑटोगैमी एंड जीटनोगैमी, जब मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों अलग अलग पे हों, डिफरेंट प्लांट्स पे हो, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगी, तब डायेशियस बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल होता है। एग्जांपल हो गया पपाया। ये प्रिवेंट करता है बोथ ऑटोगैमी एंड जीटनोगैमी। और ये कास्टर एंड मेज ये होते तो सेम प्लांट पे हैं पर डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं, होते एक ही प्लांट में पर अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, जैसे एक डाली पे, एक दूसरे साइड की डाली पे, इस तरीके से। और पिस्टल हैज़ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन, मतलब ये पोलन को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये हमारा पोलन है, हमारी स्पीशीज़ का या नहीं। पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑन ऑफ द स्टिग्मा स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी, ये मैं आपको समझा चुका हूँ वही पुराना अपना डायग्राम में कि कैसे वो जाता है हमारा पोलन ट्यूब पे। ये वाला डायग्राम, ये स्टिग्मा है, ये इसके अंदर स्टाइल और ये ओवरी, ये वाला हमारा हो चुका है। पोलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमीट्स फ्रॉम बिगनिंग, 2 गैमीट्स वो बिगनिंग से लेके चलता है। पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर एंड से घुसता है। देन एंटर द वन ऑफ द सिनर्जिस्ट थ्रू फुलीफॉर्म एपरेटस, सिनर्जिट्स में कैसे घुसेगा, थ्रू फुलीफॉर्म एपरेटस, इसके फंक्शन भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। फुलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर पार्ट, माइक्रोपाइलर पार्ट पे ये प्रेजेंट होता है ऑफ सिनर्जिस एंड गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, मतलब एंट्री गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, एंट्री को गाइड करता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, किधर जाना है, ताकि पॉलिनेशन हो सके। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है हमारे पास, पोलन जर्मिनेशन बाई डस्टिंग, पॉलिनेशन बाई डस्टिंग। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं विनका पी, चिकपोइया, कैरेटोलोरिया एंड बालसम। इसमें क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट में 10% ऑफ शुगर सॉल्यूशन लेते हैं, 10 से 15 से 30 मिनट तक लिखते हैं, अंदर लो पावर के लेंस के नीचे रखते हैं। पोलन ट्यूब कमिंग आउट फ्रॉम पोलन ग्रेन्स, मतलब जो पोलन ट्यूब होते हैं, पोलन ग्रेन्स थोड़े से डेवलप हो जाते हैं शुगर सॉल्यूशन की वजह से, फिर उसमें से पोलन ट्यूब निकलना शुरू हो जाती है, ये हम ऑब्जर्व करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पार्ट, पर एनसीईआरटी में तो हमने लिख लिया है। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया, टू गेट डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स, मतलब जो हमारी मन के कैरेक्टर्स हैं वो
फ्लावर के अंदर कैसे आएँ, जो जो हम फ्लावर में चाहते हैं कि उसका फ्रेगरेंट अच्छा हो या वो दिखने में पिंक कलर का हो, इस तरीके से। तो उसके लिए हम टेक्निक यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यूज़ करते हैं, वन ऑफ द मेजर अप्रोच इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। और इसमें क्या है, हमें कौन से चाहिए, ओनली डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स अचीव्ड बाई। इसको हम अचीव कैसे करते हैं, दो प्रोसेस होती हैं, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द अनदर फ्रॉम फ्लोरल बर्ड। इमैस्कुलेशन में हम लोग बोलते हैं रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लोरल बर्ड, मतलब एंथर ही हटा देते हैं। उसके बाद एंथर जो है हमारा वो फट जाता है। फटता किसको यूज़ करके है, पेयर ऑफ बाइसेप, फोरसेप्स, मतलब फोरसेप्स को यूज़ करके एंथर हमारा फट जाता है। उसके बाद हमें जब हमारा इमैस्कुलेशन हो गया, इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को हटाने के बाद हमको उसको कवर करना पड़ता है ताकि कोई और पॉलन ग्रेन ना आके उस पर गिर जाए। उस टेक्निक को बोलते हैं बैगिंग। और उसके बाद उसको हम कवर किससे करते हैं, बैग ऑफ सुटेबल साइज़, मतलब जिस साइज़ का है उससे। और ये बैग बना किससे होता है, मेड अप ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑन स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन। अनवांटेड पॉलन से बचाने के लिए इस टेक्निक को बोल देते हैं हम लोग बैगिंग। फीमेल पेरेंट्स प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जो फीमेल पेरेंट्स होते हैं वो हमारे होते हैं प्रोड्यूस करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर को। नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। जब हमारी फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर करेगी, मतलब एक फ्लावर के अंदर एक ही पार्ट होगा, या मेल या फीमेल, तो उसमें इमैस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर हमें बैगिंग तो करनी पड़ेगी, क्या पता कि कहीं और से प्लांट से पॉलन ग्रेन आगे हमारी स्टिग्मा पे गिर जाए और पॉलिनेशन हो जाए। तो उसमें फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन्स, मतलब फ्लावर के मैच्योर होने से पहले ही हम उसको कवर करते हैं। जैसे ही मैच्योर होता है उसको बैग हटाते हैं, अपना पॉलन ग्रेन डालते हैं जो भी हमारा सिलेक्टेड है, जो भी मनचाहा है। उसके बाद फिर हम उसको जैसे ही उसमें पॉलन ग्रेन डाल देते हैं, उसके बाद दोबारा से उसको रीबैग कर देते हैं ताकि और कहीं बाहर से पॉलन ग्रेन ना आ जाए। उसके बाद अब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है और हम लास्ट की तरफ ही हैं चैप्टर के। उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन ये इंपॉर्टेंट है, लिख भी दिया है। इसमें क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट, ये होता है एन यानी कि हैप्लॉइड, प्लस फ्यूज़ विद न्यूक्लियाई ऑफ एग सेल। न्यूक्लियाई ऑफ एग सेल के साथ फ्यूज़ करता है मेल गैमीट, उसको बोलते हैं हम लोग सिनगैमी। सिनगैमी क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट प्लस फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एग सेल, तो उसको बोल देते हैं सिनगैमी। रिजल्ट ऑफ सिनगैमी, सिनगैमी के रिजल्ट होता है जाइगोट, और जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड। जैसे हमारे दो फिर मिलके बन रहे हैं, जैसे हमारे दो पॉलन ग्रेन्स आपस में ये इनकी मिल रहे हैं, तो ये मिलके बनाएंगे क्या, दो मेल गैमीट्स मिलके बन रहे हैं 1 + 2, तो ये बना देंगे हमारा जाइगोट। ये होता है एन, तो ये हो जाएगा 2n, मतलब ये हो गए हैप्लॉइड दोनों। तो ये वाला कैसा हो जाएगा हमारा, डिप्लॉइड बन जाएगा। ये क्या बन गया हमारा, डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट बन गया हमारा कैसा है, डिप्लॉइड। वन मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स द सेंट्रल सेल। जो दो इस बिगिनिंग में मेल गैमेट्स लेके चल रहे थे, एक चला जाता है हमारा सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ करता है, और दूसरा जो फ्यूज़ करता है विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रिपल फ्यूज़न। और प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूज़न क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं पेन। और ये कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड, यानी कि 3n, मतलब 3 हो गए ना, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक गैमीट, तो ये 3 मिला के कितने हो गए, वो ये 3 हो गए, तो इसलिए इसको बोलते हैं 3n। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या बचता है, 2 सेल बचते हैं, एक जाइगोट बचता है, और 2 क्या बनते हैं, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये नंबर दे रखा है, नंबर, ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये 1 है। और 5 सेल जो हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, 5 सेल डीजेनरेट हो जाते हैं, और 3 एंटीपोडल्स बचते हैं और 2 सिनर्जिस्ट बचते हैं। और सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूज़न, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूज़न को बोल देते हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न टेक्स प्लेस इन एम्ब्रियो सैक। ये सारी सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूज़न ये प्रोसेस सारी होती हैं हमारी एम्ब्रियो सैक के अंदर। पहले हमारा होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल,
उसके बाद ये जब डेवलप हो जाता है उसके बाद बनता है एंडोस्पर्म। क्या बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डेवलप होने के बाद क्या बन जाता है? एंडोस्पर्म बन जाता है। उसके बाद जाइगोट, जाइगोट जो हमारा बना था वो जाइगोट डेवलप होने के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो। ये पूछा जाता है कि एम्ब्रियो किससे बनता है, तो हो जाएगा जाइगोट। एंडोस्पर्म किससे बनता है? PEC, यहाँ पे C है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स। बस अब ये लास्ट है हमारा। parasitic species such as Orchobina and Striga. Some of the species of Asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seed without fertilization called apomixis. इनकी बस डेफिनेशन याद करनी है। एपोमिक्सिस मतलब आप बता देंगे, जो भी डेफिनेशन वो देगा आपको क्वेश्चन में, आपको आंसर में एपोमिक्सिस लगाना है। फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जो है तो फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पर दिखने में कैसा लगता है, मतलब नकल करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब मोर देन वन हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। उसके एग्जाम्पल्स हो गए मैंगो एंड सिट्रस। उसके बाद क्या हो गया? कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैज़ टर्म्ड यूजली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, मतलब जब हम हाइब्रिड्स यूज़ करते हैं फार्मिंग में या किसी भी चीज़ में तो वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। और डीमेरिट्स ऑफ हाइब्रिड, मतलब हाइब्रिड्स का यूज़ करने का डीमेरिट क्या होता है? हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर, मतलब हर साल उसकी सीड्स बनानी पड़ती हैं। डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड करेक्टर कॉन्स्टेंटली, मतलब हाइब्रिड करेक्टर एक जनरेशन में ग्रो होने के बाद दूसरे में मतलब वो ग्रो नहीं हो पाता है और फार्मर्स के लिए बहुत कॉस्टली पड़ता है। और इसका सॉल्यूशन है हाइब्रिड्स आर मेड इन एपोमिक्टिक्स, मतलब एपोमिक्टिक्स जो हमारी टेक्निक है उसमें हम इसको ग्रो करें। नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन हाइब्रिड प्रोजेनी, मतलब सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स हाइब्रिड प्रोजेनी में नहीं होती है, तो वो एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में भी हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर मेंटेन रहता है। डज नॉट हैव टू बाय सीड्स एवरी ईयर, मतलब हर साल फार्मर को सीड्स बाय नहीं करनी पड़ेंगी, इसलिए ये उसको इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा। अब ये हमारा फाइनल पेज है, सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता दूंगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन सारी चीज़ें सारी प्रोसेस ख़त्म होने के बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं। जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड्स में, और जो ओवरी होती है वो डेवलप हो जाती है फ्रूट्स में। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट बिफोर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब एंडोस्पर्म पहले डेवलप होता है क्योंकि जब एम्ब्रियो बनेगा तो उसके लिए न्यूट्रिशंस चाहिए होंगे, तो वो हमारा एंडोस्पर्म देगा। तो एंडोस्पर्म पहले डेवलप हो जाता है बिफोर एम्ब्रियो डेवलपमेंट बिकॉज ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल होगा तभी तो वो डेवलपमेंट में हेल्प कर पाएगा। यूज फॉर न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। कोकोनट वाटर, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है कोकोनट वाटर, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब उसके अंदर जो पानी होता है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं। उसके बाद वाइट कार्नल, जो कोकोनट का वाइट कार्नल होता है उसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, जो हम खाते हैं वो सफ़ेद सफ़ेद कलर का, वो वाइट कार्नल बोलते हैं। एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम, मतलब सारा एंडोस्पर्म ख़त्म हो जाता है डेवलपमेंट के थ्रू, तो उसके एग्जांपल्स हो गए पी, बीन्स, ग्राउंडनट। इसकी ट्रिक हो गई PG में बीन्स। उसके बाद एंडोस्पर्म में परसिस्ट इन मैच्योर, मतलब एंडोस्पर्म सारे डेवलपमेंट होने के बाद जब बच जाता है तो उसके एग्जांपल हो जाते हैं कास्टर एंड कोकोनट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहाँ होता है? माइक्रोपाइलर एंड ऑफ embryo sac. The early stages of embryo development are similar to both monoecious वो monocot and dicot। जो अर्ली स्टेजेस होती हैं वो दोनों में ही एक जैसी होती हैं, बाद में डिफ्रेंशिएट हो जाता है और इसको बोलते हैं क्या? एम्ब्रियो डेवलपमेंट को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। सीक्वेंस, सबसे पहले सीक्वेंस जो होता है वो हमारा होता है जाइगोट। जाइगोट से बनता है प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो के बाद बनता है गिब्यूलर एम्ब्रियो, उसके बाद बनता है हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं गिब्यूलर हार्ट शेप, मतलब एक भी बोल सकते हैं और अलग अलग भी बोल सकते हैं, NCERT में एक ही बोला हुआ है। उसके बाद हम आते हैं डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो। डाइकोटिलेडोनस जो हमारा एम्ब्रियो है वो कंसिस्ट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक एक्सिस होती है बीच में और उसकी तरफ दो कॉटिलेडोन लगे होते हैं, एक इधर एक इधर।
द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटलेडॉन्स इज कॉल्ड एपिकोटाइल। जो अबव ऊपर लेवल ऑफ कोटलेडॉन्स मतलब जो कोटलेडॉन्स के ऊपर होता है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल। टर्मिनेट मतलब एपिकोटाइल ख़त्म होता है विद प्लेम्यूल और स्टेम टिप, मतलब स्टेम टिप और प्लेम्यूल पे जाके एपिकोटाइल ख़त्म हो जाता है। और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है बिलो कोटलेडॉन्स मतलब ये नीचे होता है सिलेंड्रिकल पोर्शन, उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। इन दोनों की चीज़ें ये पूछे जाते हैं, एपिकोटाइल और एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल की ये आपको डेफिनेशन दे देगा। उसके बाद पूछेगा बताइए हाइपोकोटाइल है एपिकोटाइल है, और 4 ऑप्शंस दे देगा। और ये हाइपोकोटाइल टर्मिनेट्स एज द लोअर एंड ऑफ रूट टिप और रेडिकल। रूट टिप होता है या रेडिकल पे ये ख़त्म हो जाता है। जो रूट टिप होती है वो हमारी कवर्ड होती है रूट कैप के थ्रू, रूट टिप रूट कैप के थ्रू कवर्ड होती है। अब हमारा दूसरा आता है मोनोकोटलेडॉन्स, ओनली पॉसेस 1 कोटलेडॉन। एक ही कोटलेडॉन होता है, और डाइकोटलेडोनस में 2 कोटलेडॉन होते हैं। और ये होता है कि इसमें मोनोकोट मतलब ग्रासिस फैमिली, ग्रासिस फैमिली कोटलेडॉन्स इज कॉल्ड स्टेकुलम, स्टेकुलम बोलते हैं। और लेटरली ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है लेटरली यानी कि लेटी हुई, और उसमें एक कोटलेडॉन ऐसे करके लगा हुआ होता है। एट द लोअर एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज़ रेडिकल एंड रूट कैप। लोअर एंड पे क्या क्या होते हैं, रेडिकल एंड रूट कैप एनक्लोज्ड इन डिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड कॉलहेजा। इन सब में डेफिनेशन दी जाती है और ये जो इसको बोलते हैं वो पूछा जाता है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्टेकुला इज एपिकोटाइल। अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्टेकुला, स्टेकुला के ऊपर जो है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल। एपिकोटाइल मतलब किस किस चीज़ से बनी होती है। एपिकोटाइल है शूट अपेक्स मतलब शूट टिप, और फ्यू लीफ पैरामोडिया इनक्लोज्ड इन एन हॉलो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लियोपेटाइल। ये डिफरेंस है, ये जो पूरा दे देगा उसके बाद ये पूछेगा ये है क्या, तो आप बोल देंगे क्लियोपेटाइल। एंजियोस्पर्म सीड्स आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या है फाइनल प्रोडक्ट, एंजियोस्पर्म में सीड्स होती हैं फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल है, ए सेक्सुअल नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपको फंसाने के लिए दिए जाते हैं, जैसे ए सेक्सुअल कर दिया सेक्सुअल का, इस तरीके से। उसके बाद सीड्स होती हैं, सीड्स किससे बनी होती हैं, सीड कोट प्लस कॉटलेडॉन, सीड कोट प्लस कॉटलेडॉन प्लस एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद नॉन एल्यूमिनस सीड्स और नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, मतलब सारे डेवलपमेंट के बाद जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बचता है। उसके एग्जाम्पल हो गए पी ग्राउंडनट, पी और ग्राउंडनट हो जाते हैं एग्जाम्पल। और इसको बोलते हैं एक्स एल्यूमिनस भी बोलते हैं, नॉन एल्यूमिनस को एक्स एल्यूमिनस भी बोलते हैं। व्हेन एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट मतलब एंडोस्पर्म जब बच जाता है तो उसको बोलते हैं एल्यूमिनस। इसके एग्जाम्पल हो गए वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। उसके बाद आ जाते हैं पेरीस्पर्म, पेरीस्पर्म के एग्जाम्पल्स हो गए ब्लैक पेपर एंड वीट, मतलब न्यूसेलस रिमेंड होता है, उसमें क्या हो रहा था एंडोस्पर्म बच रहा था, इसमें न्यूसेलस बच रहा है। स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी इज कॉल्ड डोरमेंसी, मतलब जिसमें जिंदा तो होता है प्लांट का कोई भी पार्ट पर वो डेवलप नहीं करता है, उसको बोलते हैं डोरमेंसी में। उसके बाद ओव्यूल जो होती है वो डेवलप कर जाती है सीड्स में, और जो ओवरी होती है वो डेवलप कर जाती है फ्रूट्स में। द वॉल्स ऑफ ओवरी डेवलप इनटू द वॉल्स ऑफ फ्रूट, मतलब जो वॉल्स होती हैं ओवरी की वो डेवलप कर जाती हैं वॉल्स ऑफ फ्रूट में, इज कॉल्ड पेरिकार्प। और इसके एग्जांपल्स जैसे हम फ्लैशी फ्रूट कौन कौन से होते हैं, फ्लैशी हो जाते हैं गुआवा, ऑरेंज, मैंगो। इसकी ट्रिक हो गई गो मैंगो, इस तरीके से आप कर लीजिए, जी से गुआवा हो गया, ओ से ऑरेंज हो गया, और ये मैंगो। फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल हो जाता है थैलेमस, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। फॉल्स फ्रूट पूछा गया था 2 साल पहले, तो फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल हो जाता है थैलेमस। फ्रूट फॉर्मेशन ये इसका एग्जांपल हो गया। कंट्रीब्यूट टू द एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड चेस्यू। फॉल्स फ्रूट में कौन बनाता है फ्रूट, थैलेमस, थैलेमस बनाता है, फ्रूट फॉर्मेशन करता है थैलेमस। और इसके एग्जांपल हो गए एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड चेस्यू। ट्रू फ्रूट्स कौन से होते हैं, जो बनते हैं ट्रू फ्रूट्स बनते हैं ओवरी से, और फॉल्स फ्रूट बनते हैं थैलेमस से। ट्रू फ्रूट बनते हैं ओवरी से। फ्रूट डेवलप ओनली डेवलप्ड, फ्रूट ओनली डेवलप फ्रॉम ओवरी, मतलब जो फ्रूट है फ्रूट ओनली डेवलप फ्रॉम ओवरी, जो फ्रूट बन जाता है किससे, ओवरी से।
फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है, उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फूड। इसका एग्जांपल हो जाता है बनाना, ये भी एक बार पूछ चुके हैं। और पार्थेनोकार्पिक फूड को ऑल्सो कॉल्ड सीडलेस, मतलब सीडलेस फूड भी बोलते हैं, उसमें सीड्स नहीं होते हैं बनाने में। कहीं आपने बीजे देखे? होते ही नहीं है, देखेंगे क्या आप? द सीड्स वेरिएबल फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, मतलब कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो वेरिएबल पीरियड होता है, मतलब एक्टिव रहते हैं 100 साल या उससे ज़्यादा तक। उसके एग्जांपल हो गए, ओल्डेस्ट एग्जांपल ल्यूपाइन, ल्यूपिनोसेरस। इसमें ये एक जैसे लग रहे हैं, पर ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है कहाँ कहाँ पे स्पेलिंग डिफरेंस है। एक्सक्लूसिव फ्रॉम अर्टार्टिक टुंड्रा, मतलब ये एक जगह है अर्टार्टिक टुंड्रा, वहाँ से। सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावर आफ्टर एन एस्टीमेट रिकॉर्ड 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी, मतलब 10,000 ईयर्स की डोरमेंसी रखे हुए हैं, मतलब इनएक्टिव रह सकते हैं। द रिसेंट ऑफ 2,000 ईयर्स ओल्ड वेरिएबल सीड इज़ डेट पाम, 2,000 साल पुराना जो है, 2,000 साल तक वेरिएबल रह सकता है सीड, उसका एग्जाम्पल है ये डेट पाम। फिनोक्सिस डाइकोटिलेलाइफ डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्चियोलॉजिकल एक्सक्लूजन ऑफ किंग हेरोड्स प्लेस ऑफ नियर डाइट सी, ये कहाँ पे? डाइट सी के पास में। ये बस ऐसे ही याद करने के पॉइंट्स हैं, ज़्यादा समझने का नहीं है। चलिए, थैंक यू। और हम आपके हैं नीट चाचा जी, डॉक्टर ही कह दे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और ये हमारे शॉर्ट नोट्स नीट के लिए तो सफिशिएंट्स हैं ही, और साथ में बोर्ड्स के लिए तो ये मोर देन इनफ है, और नीट के लिए तो 20 साल के PYQ कवर हैं और सारी चीज़ें हैं। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।